नमस्कार बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको परीक्षा में भूगोल का अध्याय 1 और अध्याय 2 आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान का भूगोल वाला पोर्शन का अध्याय 1, भूगोल का अध्याय 1 आपको पूरा पढ़ाऊंगा। और मैं कहाँ से पढ़ाऊंगा आपको? मैं आपको शिवलाल की गाइड से पढ़ाऊंगा। आपको परीक्षा अध्ययन में भी चैप्टर मिल जाएगा। शिवलाल की परीक्षा अध्ययन और शिवलाल की गाइड बिल्कुल सेम चीज है, बस क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे रहेंगे, बाकी आपको मिल जाएंगे। भूगोल वाली किताब का नाम है आपका समकालीन भारत। समकालीन भारत ये आपकी भूगोल वाली किताब का नाम है। भूगोल बोलो या समकालीन भारत बोलो, बात एक ही है। इसका पहला चैप्टर आपका क्या है? भारत, आकार और स्थिति। भारत, आकार और स्थिति आपका ये पहला चैप्टर है। आपको गाइड में कितने नंबर, गाइड में आपको पेज नंबर कितने पे मिलेगा? पेज नंबर 52 है ना। पेज नंबर 52 के बाद पेज नंबर 53, पेज नंबर 53 पर आपको मिल जाएगा भारत, आकार और स्थिति। ये भूगोल का आपका पहला अध्याय है। क्लियर? देखिए, सबसे पहले यहां पर हम कुछ विकल्प देखेंगे। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो इसका हमारा आंसर क्या है? इसका आंसर है पहले का खा, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दूसरा, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? यहां पर इसके आंसर यहां पर आपको लिखे हुए हैं। भारत का पूर्वी देशांतर दूसरे का भारत का सबसे पूर्वी देशांतर यहां पर आप देख सकते हो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, सबसे पूर्वी देशांतर यहां पर है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? उत्तराखंड की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा, बिहार की सीमा, पश्चिम बंगाल की सीमा किसको छूती है? तो यहां पर सिंपल सी बात है, यहां पर आपका तीसरे का उत्तर आपको क्या आएगा? तीसरे का उत्तर यहां पर आपका आएगा गा। तीसरा गा, नेपाल को छूती है। जो नेपाल होता है, नेपाल देश को उत्तराखंड की सीमा भी छूती है, उत्तर प्रदेश की सीमा भी छूती है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं भी छीती है। किसको छीती है? नेपाल को छीती है। इसका यहाँ पर आपका अगला क्या यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। ग्रीष्म अवकाश में यदि आप करवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? करवती कहाँ पड़ता है? करवती आपको पड़ता है लक्षद्वीप में। कहाँ पड़ता है? लक्षद्वीप में, है ना। कवरत्ती कहाँ पड़ता है? कवरत्ती आपका लक्षद्वीप पर पड़ता है। कवरत्ती कहाँ पड़ता है? लक्षद्वीप पर पड़ता है। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। अगर आप बताइए वो कौन सा देश है ना। भूटान भारत से लगा हुआ है, बांग्लादेश भी लगा हुआ है, नेपाल भी लगा हुआ है। ताजिकिस्तान भारत देश से लगा हुआ नहीं है, भारत देश से नहीं लगती। तो ताजिकिस्तान की सीमा भारत देश से नहीं लगती है। अब इसके बाद देखिए, यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर यहां पर आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन आंसर यहां पर आप देख सकते हो। क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिए। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन से द्वीपीय पड़ोसी देश है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। आप देख सकते हो यहाँ पर भारत देश का यहाँ पर नक्शा बना हुआ है। भारत देश का ये हो गया, भारत देश किस तरफ जो अरब सागर होता है। तो अरब सागर में देखिए, अरब सागर में आपको लक्षद्वीप स्थित होते हैं और मालवा द्वीप यहाँ पर स्थित होते हैं। और बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में यहां पर आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। क्लियर? और उसके बाद फिर दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश है? तो दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश है। श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश। आप नक्शे देखकर आप देख सकते हो। तो उसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर देखिए, अरब सागर। अरब सागर में द्वीप समूह लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान एवं निकोबार है, और दक्षिण में हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव है। नक्शा देख करके लिखना है। अरब सागर में हमारे पड़ोसी देश यहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप है। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और दक्षिण में हमारे पड़ोसी देश कौन सा? श्रीलंका है और मालदीव है। क्या? श्रीलंका और मालदीव है। क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अगला, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। रूस देश जो है हमारा रूस देश क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा देश होता है। कौन से देश? रूस देश क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या होता है? बड़ा देश है। कनाडा भी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका भी बड़ा है, अमेरिका बहुत बड़ा है। चीन बड़ा है, ब्राजील भी बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया बड़ा है। तो रूस, फिर से मेरे साथ बोलो, रूस क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, कनाडा भी बड़ा है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी बड़ा है, और चीन भी बड़ा है, ब्राजील भी बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा है। मैं बोलूं रूस कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका। रूस बहुत बड़ा देश है, कनाडा भी बहुत बड़ा देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छे से सुन लो,
सुनकर के याद हो जाएगा तुम लोग को। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया बड़े देश है। अगला, हमारे उत्तर पश्चिम और उत्तरी तथा उत्तरी पड़ोसी देश के नाम बताइए। हमारे उत्तर पश्चिम, देखिए ये होता है आपका उत्तर और ये होता है आपका पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में होता पाकिस्तान स्थित है। पड़ोसी देश कौन सा है हमारा? पाकिस्तान है। क्लियर है? क्या है? पाकिस्तान है। फिर अफगानिस्तान की सीमा भी यहां से लगी हुई है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सीमा भी लगी हुई है। अफगानिस्तान की सीमा भी लगी हुई है। चीन की सीमा भी यहां पर लगी हुई है। नेपाल की सीमा भी लगी हुई है। भूटान की सीमा भी लगी हुई है। भूटान की सीमा भी यहां पर क्या हुआ है? लगी हुई है। और पूर्व में म्यांमार की सीमा भी भारत देश से लगी हुई है। देख सकते हो इतने सारे देश की सीमा। और बांग्लादेश की सीमा भी यहां पर हमारे भारत देश से लगी हुई। तो उसका उत्तर क्या आएगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन के बाद फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार और बांग्लादेश, इतने 6 देशों की यहां पर सीमा लगी हुई है। यहां पर आप देख सकते हो भारत भूमि में उत्तरी सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाएं लगी हुई है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहां पर आपको क्या देख सकते हो यहां पर आपको, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम बताइए। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखो कर्क रेखा ये होती कर्क रेखा, ये देखा डेड दिख रही है, ये डेड करके जो रेखा गुजर रही है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा कहां से गुजर रही है? सबसे पहले गुजरात राज्य से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। फिर कर्क रेखा मध्य प्रदेश राज्य, अपना एमपी, सुख का साथी, सबका दाता, शुभ का संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश राज्य से भी होकर कर्क रेखा गुजर रही है। फिर छत्तीसगढ़ से होकर भी गुजर रही है, झारखंड से होकर भी गुजर रही है, पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रही है और मिजोरम से होकर के भी गुजर रही है। क्लियर? और त्रिपुरा से होकर के भी गुजर रही है। तो क्या आएगा उसका? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, कहां से? राजस्थान। अरे भैया राजस्थान से गुजर रही है ना, तो जो राजस्थान है कि नहीं हमारा, राजस्थान से होकर के गुजर रही है। कहां से गुजरते? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, इतनी जगह से होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है भैया? कर्क रेखा कहां से हमारी होकर के गुजरती है। अरे मुन्ना कर्क रेखा होकर के गुजरती है, चिंता नहीं करना, 100 में 100 नंबर मिलेंगे, बस तुम पढ़ते जाओ। अगला, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले के होता है, जबकि दोनों राज्यों की घड़ी एक ही समय दर्शाती। स्पष्ट कीजिए। इसको इंपोर्टेंट लगा दे रहा हूं भैया, पेपर में आ सकता है। देखो सवाल क्या बोल रहा है, जो सूरज होता है, देखो गुजरात के अरुणाचल प्रदेश है ना, और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश आप देख सकते हो। ये नक्शा में देख लीजिए, यहां पर हमारा गुजरात हो गया, ये हमारा गुजरात हो गया। और अरुणाचल प्रदेश कहां पर है? ये हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सूरज 2 घंटे पहले निकल जाता है ना, कितने 2 घंटे पहले निकल जाता है। और फिर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होने के 2 घंटे बाद फिर गुजरात में दिन निकलता है। तो ऐसा क्या कारण है कि भैया अरुणाचल प्रदेश में जल्दी सूरज निकल जाता है और गुजरात में लेट सूरज निकलता है? मतलब कि मान के चलो कि अगर यहां पर सूर्य उदय हो गया, सूरज निकल गया, यहां पर दिन निकल गया, तो यहां पर जब यहां पर दिन निकलेगा तो उस समय यहां पर रात रहेगी, मतलब 2 घंटे पहले का समय रहेगा। यहां पर अगर सूरज निकल गया तो यहां पर सूरज निकलने के फिर 2 घंटे बाद फिर यहां पर सूर्य निकलते। इसका कारण क्या है? इसका सिंपल सा कारण यह है कि जब अपना भारत देश हो गया है तो सबसे पहले पृथ्वी गोल गोल घूम रही है। पृथ्वी क्या हो रही है? गोल गोल घूम रही है। एग्जांपल के लिए मान लो ये सूरज है, जो पेन है क्या है? सूरज है। तो सूरज है, जब पृथ्वी घूमती है ना तो ये वाला जो हिस्सा है सबसे पहले सूरज के सामने आता है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हमारा हिस्सा है सबसे पहले किसके सामने आता है? सूरज के सामने आता है। किसके सामने आता है? सूरज के सामने आता है। मैं आपको समझाना चाहूंगा, आप देख सकते हो, होता कुछ नहीं है। मान के चलो, देखो ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हमारी क्या हो गई? पृथ्वी हो गई, और ये हो गया हमारा क्या? सूरज होगा। कुछ नहीं है क्या यहाँ पे? अरे केस समझाऊं तुम लोग को। देखो मान के चलो, जो हमारा, देखो जो हमारी पृथ्वी हो गई, जी हमारी क्या हो गई? पृथ्वी हो गई हमारी पृथ्वी, और जी हो गया हमारा सूरज। जी हमारा क्या हो गया? सूरज हो गया। दिख रहा है आपको यहाँ पर? जी हमारा हो गया सूरज। क्लियर है?
ये कप कप नहीं है, जो हमारी क्या है पृथ्वी, जो हमारी क्या है पृथ्वी है, और जो हमारा सूरज हो गया है। अब मान के चलो पृथ्वी गोल गोल घूम रही है। अब देखो ये अरुणाचल प्रदेश है, तो जब पृथ्वी गोल गोल घूमी तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा जो है वो सूर्य के सामने आया। जो मान के चलो देखो ये जो जामुन दिख रही है ना, जामुन नहीं है, जो अरुणाचल प्रदेश है, और जो हो गया हमारा आम नहीं, जो आम नहीं है हमारा गुजरात है। तो देखो पृथ्वी घूमेगी गोल गोल, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा सूरज के सबसे पहले सामने आया, तो यहां पर दिन निकल गया। फिर यहां पर दिन निकल गया, फिर पृथ्वी और घूमी, फिर 2 घंटे लग गए, फिर 2 घंटे बाद फिर हमारा गुजरात यहां पर सामने आया, फिर यहां पर सूरज निकलेगा। तो मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले दिन निकल जाता है, फिर जब पृथ्वी घूमती है तो 2 घंटे बाद फिर गुजरात में क्या निकलता है, यहां पर हमारा दिन निकलता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कंडीशन यहां पर ऐसी रहती है। क्लियर है? देखिए, है ना। तो देखो होता क्या है, गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर रहता है। गुजरात का समय और अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर रहता है। कितने घंटे का अंतर रहता है? 2 घंटे का अंतर रहता है। अतः 82 डिग्री, कितने डिग्री? अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। उत्तर प्रदेश कहाँ है आपको? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से यहां से होकर के गुजरती है। देखो यहां से होकर के देखो, तो देखो यहां पर जो गुजरात है ना, गुजरात में मान चलो दिन के 4 बज रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में 6 बजेंगे। अगर यहां पर 2 बज रहा है तो यहां पर कितने बजने चाहिए? यहां पर 4 बजने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने बोले कि यार अब यहां पर 6 बज रहा है तो फिर यहां पर 4 बजेंगे, यहां पर 8 बज रहा है तो यहां पर 6 बजेंगे, समय का अंतर रहेगा। जबकि ये भी भारत देश का हिस्सा है और ये भी भारत देश का हिस्सा है। तो सरकार ने क्या करी, सरकार ने बोली कि भले यहां पर सूरज निकले या ना निकले, हम क्या करेंगे, जो भारत देश का वाला हिस्सा है, यहां पर जितना बजेगा उसी टाइम को हम यहां का भी टाइम मान लेंगे और उसी टाइम को हम यहां का भी टाइम मान लेंगे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अगर 5 बज रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहे हैं और गुजरात में भी कितने बज रहे हैं? 5 बज रहे हैं, है ना। क्लियर? देखो पृथ्वी का एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है और 15 अक्षांश घूमने में 1 घंटे का समय लेती है। भारत का अक्षांश विस्तार 30 डिग्री है और इसीलिए देश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी भाग के बीच के समय का अंतर कितना है? 2 घंटे का है। किंतु भारत के सभी भागों में घड़ी एक ही समय दिखाती है, क्योंकि भारत का मानक समय कितना माना गया है? 82 सही 1/2 अक्षांश के अनुसार माना गया है। आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर लिखा है, देखिए सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग एवं गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे का समय होता है, जबकि दोनों देश के राज्यों में एक ही समय दर्शाती है। स्पष्ट कीजिए। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। कितने डिग्री को? 82 डिग्री। यहां पर जो समय है 82 डिग्री 30 मिनट का जो याम्योत्तर है, इसको मानक समय माना गया। मतलब कि यहां पर जितना बजेगा या अरुणाचल प्रदेश में भी उतने बजेगा और गुजरात में भी उतना ही यहां पर बजेगा। क्लियर? ऐसा है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। क्लियर है ना। याम्योत्तर का मतलब होता देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा किसको बोलते हैं? ऊपर से नीचे आती है उसको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव, अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं? जो आड़ी रेखा होती है, इस टाइप की जो आड़ी रेखा होती है, उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांश का प्रभाव, अक्षांश रेखा का प्रभाव, किसका प्रभाव? अक्षांश रेखा का प्रभाव। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है। जो अक्षांश होती है, अक्षांश रेखा का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर, अक्षांश रेखा का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है। फिर से मेरे साथ बोलो, अक्षांश रेखा का प्रभाव, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है। कहां में पड़ता है? दिन रात की अवधि पर पड़ता
दिन रात की अवधि पर पड़ता है। पृथ्वी का एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। पृथ्वी अगर एक अक्षांश घूम रही है, देखिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई, फिर से दिखाना पड़ेगा, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी कैसी होती, पृथ्वी पृथ्वी मान लो इसको, मान लो पृथ्वी है ना, ये 1 डिग्री, एक अक्षांश, 2 अक्षांश, 3 अक्षांश, 4 अक्षांश, 5 अक्षांश। तो पृथ्वी को एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को एक अक्षांश घूमने में कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट समय लगता है। मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक एक अक्षांश घूमने में कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। पूरे 180 अक्षांश होते हैं, 180 अक्षांश में से एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लगता है ना। एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। देखिए पृथ्वी को एक अक्षांश घूमने में, देखो पृथ्वी को एक अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। क्लियर है ना। तो 15 अक्षांश घूमने में, कितने अक्षांश घूमने में, 15 अक्षांश घूमने में कितना समय लगेगा। यहां 15 का मल्टीप्लाई तो यहां पर हो जाएगा 15 गुणा 4 मिनट का समय लगेगा। क्लियर। एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो 15 अक्षांश घूमने में 15 गुणित 4, 15 चौ 60 मिनट का समय लगेगा। 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मतलब 60 मिनट को हम 1 घंटा बोल सकते हैं। मतलब 1 घंटे में पृथ्वी 15 अक्षांश घूमेगी। 1 घंटे में पृथ्वी 15 अक्षांश घूमेगी। 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी, 15 अक्षांश घूमेगी। देख लीजिए यहां पर यही लिखा है, पृथ्वी को एक अक्षांश घूमने में, पृथ्वी को एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए 15 अक्षांश घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लगेगा। भैया 15 अक्षांश घूमने में पृथ्वी को 1 घंटे का समय लगेगा। 15 अक्षांश घूमने में पृथ्वी को 1 घंटे का समय लगेगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। अक्षांशीय विस्तार का मतलब जो होता है कि यहां से लेकर के, कहां से लेकर के, यहां से लेकर के यहां तक का जो विस्तार है वो 30 डिग्री है। यहां पर देख सकते हो, यहां पर आपका 68 है, यहां पर 68 डिग्री है, और जहां पर कितने डिग्री है आपका 97 डिग्री है। तो 97 में से 68 को घटाओगे तो लगभग 30 डिग्री का है। यहां से लेकर के यहां तक का कितना विस्तार है, 30 डिग्री है। यहां से लेकर के यहां तक का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है। अरे यहां से लेकर के यहां तक का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है। यहां से लेकर के यहां तक का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री। जब 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगा, 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगा, तो 30 डिग्री घूमने में कितने घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। मतलब कि 1 घंटे में 15 अक्षांश घूमती है पृथ्वी, 1 घंटे में 15 अक्षांश घूमती है, तो 2 घंटे में 15 दूनी 30 अक्षांश घूमेगी। अरे एक चॉकलेट 15 रुपए की, तो 2 चॉकलेट 30 रुपए की होगी ना। मतलब कि 1 घंटे में 15 अक्षांश घूम रही है, तो 2 घंटे में 30 अक्षांश घूमेगी। इसीलिए 2 घंटे में 30 अक्षांश, तो 30 अक्षांश घूमने में, मतलब यहां से लेकर यहां तक जाने में पृथ्वी को 2 घंटे का समय लगता है। इसीलिए यहां का समय अंतर, यहां का समय और यहां के समय, दोनों समय के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, यहां पर 30 डिग्री है। इसीलिए देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भाग के बीच का अंतर 2 घंटे है। किंतु भारत के सभी भागों में घड़ी एक ही समय दिखाती है, क्योंकि हम यहाँ पर हम अलग अलग समय लेके नहीं चलते, बल्कि भारत सरकार ने यह बोली है कि जो 82 डिग्री 30 मिनट का जो मानक समय यामोत्तर है, 82 डिग्री 30 मिनट का जो मानक समय यामोत्तर है, उसी को मेन समय माना गया है। इसलिए यहां पर जितना बजेगा उसी को हम मान के चलते हैं, है ना। इसलिए दोनों घड़ी एक ही समय दिखाती है, क्योंकि भारत का मानक समय 82/1/2 अक्षांश के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसी कारण गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है, एक ही समय दर्शाती है। उसको अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल पेपर में आ सकता है। बड़ा मुन्ना याद कर ले, उसको पढ़ाई कर ले, कल पेपर है। अगला सवाल, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति में इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड का नक्शा है कि कहीं पर देखता हूं अभी, वर्ल्ड के नक्शा से तुमको एक नंबर समझ में आएगा। सब किताब पता नहीं कहां रख दिया मैंने।
2 मिनट रूम में बच्चों की काफी ढूंढ रहा हूं मैं आपके लिए। एटलस, एटलस कहाँ है मेरा? नक्शा नहीं मिल रहा यार, नक्शा कहाँ चला गया? देखिए बच्चों, मुझे किताब मिली थी, साथ नक्शा मिल जाए वर्ल्ड का तो अच्छा रहेगा। मैं अभी देख के बताता हूँ आप लोग को, नक्शा ढूंढ के बता रहा हूँ अभी। भारत को तो मिल गया है, वर्ल्ड का कहाँ मिलेगा? रुकिए बच्चों, मैं अभी अपना पीसी ऑन करता हूं, उसमें आपको समझाऊंगा नक्शा वगैरह। क्लियर? सवाल आप इसको समझ लीजिए। देखो ना, हिंद महासागर में भारत को जो केंद्रीय स्थिति प्राप्त है, कहां पर? हिंद महासागर में। कहां पर? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में भारत को जो केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। 2 मिनट बच्चों, अभी मैं अपना कंप्यूटर चालू कर रहा हूं, उसमें आपको समझाऊंगा, चिंता मत करना, पूरी तैयारी करवाऊंगा मैं। इसका हॉटस्पॉट चालू कर देता हूं। दो मिनट बस रुकना, 2 मिनट। एटलस कहाँ गया? विश्व का मानचित्र। देखिए बच्चों, ये निकल गया यहां पर हमारा, ये विश्व का मानचित्र। देखिए आप देख सकते हो, दिख रहा नहीं दिख रहा पहले बताइए? दिख रहा है ना? आप देख सकते हो, ये जो हमारा भारत देश है, ये हमारा क्या है? ये हमारा भारत देश है। ये क्या है पर हमारा? ये हमारा भारत देश है। दिख रहा है? ये हमारा भारत देश है। ये हमारा क्या है? भारत देश है। तो जो भारत देश है ना, ये हमारा जो भारत देश है, आप देख सकते हो, ये जो हमारा क्या है? ये जो हमारा भारत देश है, देख सकते हो बच्चों, हमारा भारत देश है। ये हमारा क्या है? हमारा भारत देश है। ये हमारा भारत देश दिख रहा है यहाँ पर आपको? ये हमारा क्या है? भारत देश है। तो ये जो हमारा भारत देश है, इस भारत देश को हिंद महासागर का भारत केंद्रीय स्थिति का क्या लाभ प्राप्त है? तो देखो यहाँ पर पूरा नीला रंग का यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना, ये नीला रंग, ये नीला रंग जहां पर जो पूरा आपको दिख रहा है, ये नीला 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 नीला, ये जितना भी यहाँ पर आपको नीला रंग यहाँ पर दिख रहा है, ये हिंद महासागर है। क्या है आपका? हिंद महासागर है। तो इस हिंद महासागर में जो हमारा भारत देश है, बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल कहां पर है? केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। इस हिंद महासागर में हमारे भारत देश को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। तो इसका भारत देश को क्या क्या लाभ मिला है, कौन कौन सा फायदा हुआ है, किसको? भारत देश को क्या क्या फायदा हुआ है, यहां पर आपको यह बताना है। क्या बताना है? कि जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर में भारत देश को जो केंद्रीय स्थिति प्राप्त है, इससे भारत देश को कौन कौन सा लाभ मिला है, यहां पर आपको यह बताना है। देखिए हमारा क्वेश्चन भी यहां पर यही बोल रहा है। देखिए पहले इसको हम हिंदी में पढ़ लेते हैं, सवाल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ लीजिए इसको आप। देखिए, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व एशियाई देशों को मिलाता है, पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व के एशियाई देशों को मिलाता है। हिंद महासागर किसको मिलाता है?
जो हमारा हिंद महासागर है, जो हमारा क्या है, जो हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व के एशियाई देशों को मिलाता है। पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्व में एशियाई देश को मिलाता है। हिंद महासागर, हिंद महासागर है, हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देश, ये यूरोप का देश हो गया, दिख रहा है, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरब हो गया, ओबाम हो गया। पश्चिम में यूरोपीय देश, पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्व, पूर्व जो है पूर्व में, ये पूर्व में एशियाई देश को मिलाता है। म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, है ना, ये आपके बहुत सारे देश, इन देशों को ये मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। पूर्व में तो इधर इनको मिला रहा है, पूर्व में यूरोपीय देश को मिला रहा है हिंद महासागर, और पश्चिम में यहाँ पर ये किसको मिला रहा है, हिंद महासागर जो है पूर्व में किसको मिलाता है, पूर्व में यूरोपीय देश को मिलाता है, और पश्चिम में यूरोपीय देश को मिलाता है, और पूर्व, इस तरफ पूर्व होता है, इस तरफ पश्चिम होता है ना। पूर्व में पश्चिम में किसको मिलाता है, पश्चिम में यूरोपीय देश को मिलाता है, और पूर्व में एशियाई देश को मिलाता है। और भारत को बिल्कुल बीचों बीच की सेंटर पोजीशन प्राप्त, केंद्रीय स्थिति देता है ना। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में फैला हुआ है। दक्षिण का यहाँ का जो पठार है भारत देश में, जो क्या है, भारत देश में जो दक्षिण का जो पठार है, भारत देश का जो दक्षिण का जो पठार है, भारत देश का दक्षिण का पठार हिंद महासागर में फैला हुआ है। दक्षिण का जो पठार है वो कहाँ फैला हुआ है, हिंद महासागर में फैला हुआ है, हिंद महासागर में फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया और अफ्रीका और यूरोप के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों के निकटतम संबंध बनाता है। तो जो दक्षिण का जो पठार है ना, हम दक्षिण का जो पठार है, दक्षिण के पठार के माध्यम से, दक्षिण के पठार के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ये जो अफ्रीका देश है, जो हमारा कौन सा देश, जो हमारा क्या है, अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका, ये दिख रहा है, ये अफ्रीका, ये क्या है, अफ्रीका है। तो दक्षिण के पठार के माध्यम से, इस दक्षिण के पठार के माध्यम से हम ये अफ्रीका देश के साथ लेन देन कर सकते हैं। जहाज में सामान भर के यहाँ पहुंच सकते हैं, और यहाँ से सामान भर के हम वापस लेकर के आ सकते हैं। क्लियर आया समझ में। और यूरोपीय देश है ना, दक्षिण के पठार, भारत देश का दक्षिण का जो पठार है, इस दक्षिण के पठार के माध्यम से, इस दक्षिण के पठार के माध्यम से हम अफ्रीका देश से भी हम लेन देन कर सकते हैं। अफ्रीका देश से भी हम क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते है। क्लियर। हिंद महासागर में, और देखिए हिंद महासागर में यहां से लेकर यहां तक पूरी इतनी लंबी यहाँ पर तटीय सीमा यहाँ पर फैली हुई है। तो इतनी सारी जगह से हम, ये अफ्रीका देश हो गया, यूरोप देश हो गया, इसके साथ साथ जो एशियाई देश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इसके साथ मलेशिया हो गया, इतने सारे देशों के साथ हम क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। इतने सारे देशों के साथ हम क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्लियर। तो बहुत सारा यहाँ पर हमको फायदा मिल जाता है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। ये आजकल से संपर्क नहीं है, वर्ल्ड के देश के साथ कई लाख हजारों साल पहले से हमारा संपर्क है। कब से हमारा संपर्क है, हजारों साल पहले से हमारा संपर्क है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, समुद्री जल मार्ग से हम व्यापार कर सकते हैं, ऐसा आपको लिख करके आना है। इन मार्गों से प्राचीन समय में व्यापार होता था, है ना। कई रामायणी कहानी, पंचतंत्र कहानी, भारतीय अंग दशमलव प्रणाली आदि बहुत हो सके। रामायण जो हुई, रामायण इधर के देशों में पढ़ी जाती है, अभी भी थाईलैंड में रामायण पढ़ी जाती है। तो भैया समुद्री मार्ग से रामायण ग्रंथ थाईलैंड पहुंचा, इसलिए वहां पर भगवान राम को मानते हैं। क्लियर। इस प्रकार से यहाँ पर जो होता है, मसाले, प्राचीन समय में मसाले, भारत देश सोने की जगह कहलाता था। मसाले हो गए, मखमल के कपड़े हो गए, कई सारे चीजें वर्ल्ड को यहाँ पर ट्रांसफर की जाती थी। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा वाला, यहाँ पर देख लीजिए आप, देखो ना, हिंद महासागर जो कि पश्चिम के यूरोपीय देश और पूर्व के एशियाई देश को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर का फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इसका नाम हिंद महासागर रखा गया। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युग पुराना, परंतु ये संबंध समुद्र जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर जाता था। इन मार्गों में प्राचीन समय में विचार वस्तु का आदान प्रदान होता था। इसी प्रकार उपनिषद का विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानी, भारतीय अंक दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि के कपड़े और व्यापार और अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाते थे।
इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया का वास्तुकला, प्रतीक मीनार आदि का हमारे भागों में देख सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, गला दुखने लगा यार। जो पेपर में यहाँ पर आपको इस प्रकार का भारत देश का एक नक्शा दिया जा सकता है, नक्शा दिया जाएगा और यहाँ पर आपको भरने के लिए बोलेगा, 5 नंबर का नक्शा आएगा, है ना, नक्शा आएगा, आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी रही होगी, आपको इन सारी चीजों को भारत के नक्शे में यहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा। सबसे पहला यहाँ पर क्या दिया है, देखो, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, अरब सागर। तो देखिए अरब सागर है, अरब सागर में यहाँ पर लक्षद्वीप स्थित है और बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर आपको अंडमान और निकोबार द्वीप स्थित है। तो यहाँ पर आपको निशान लगाना है, ऐसा करके बिंदु बिंदु यहाँ लिखना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पेंसिल से भरना है, ब्लैक पेन से भी आप पेपर में भर सकते हो नक्शा को, है ना, क्लियर, ऐसा है। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर के बनता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन हो गया, क्या हो गया, चीन हो गया। देखो यहाँ पर जो उत्तर दिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन बहुत सारा हरामखोर है, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, है ना, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश। इतने सारे देशों से मिलकर के बनता है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप बनता है। अगला, कर्क रेखा कहा गया, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा देखो यहाँ पर दर्शाना है। कर्क रेखा गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम इतने सारे राज्यों से होकर गुजरती है। अगला, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश, एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे, चौथा, भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु, भारतीय मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणी शीर्ष बिंदु यहाँ पर कौन सा है? सबसे दक्षिणी शीर्ष बिंदु यहाँ पर क्या है? कन्याकुमारी। कहाँ है? कन्याकुमारी, है ना। भारत जो है उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो दक्षिणी बिंदु क्या है? इससे कन्याकुमारी है। दक्षिणी बिंदु क्या है यहाँ पर? कन्याकुमारी है। दक्षिणी बिंदु यहाँ पर कन्याकुमारी है, क्लियर। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश यहाँ पर आप देख सकते हो, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये गोला को डिग्री बोलते इसको मिनट बोलते, 36 डिग्री 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश है। भारत का सबसे उत्तरी 36 डिग्री 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश है। अगला, अंशों में भारत का मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश, अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिण अक्षांश क्या है? यहाँ पर देखो 8 है ना, क्या है यहाँ पर? 8 डिग्री 4 है ना, ये दक्षिण अक्षांश है। अगला यहाँ पर है भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 68 डिग्री है और भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री है, पश्चिम इस तरफ होता है और पूर्व इस तरफ होता है, और पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पर ये है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पर देख सकते हो गुजरात। जो गुजरात जो है सबसे लंबी तट रेखा है, ये देखो, ये तट रेखा मतलब जो समुद्र और राज्य जो तट रेखा कहलाती है। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य यहाँ पर गुजरात है। क्या है? गुजरात है, क्लियर। क्या है? गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य यहाँ पर क्या आपका गुजरात है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, भारत देश और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि को हम पाक जल संधि बोलते, क्या बोलते? पाक जल संधि कहते हैं। अगला, भारत के केंद्र शासित क्षेत्र, भारत में के केंद्र शासित प्रदेश, देखो भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नागर हवेली, दमन द्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इतने केंद्र शासित प्रदेश है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इसके अब जो अन्य प्रश्न उत्तर बचे यहाँ पर आपको अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा, क्लियर।